Hello, dear friends. You are most welcome in our YouTube channel, Rahul Walia Learning Hub. And today we are going to start the second part of the chapter, the last lesson from the book Flamingo of class 12th. So, in our last video, we studied the chapter till here. Now we start from here. Your parents were not anxious enough to have you learn. यहाँ पे एम हैमल जो टीचर थे वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम अपनी लैंग्वेज को पढ़ना नहीं सीख पाए या लिखना नहीं सीख पाए, बल्कि इसमें तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, वो भी चिंतित नहीं हैं कि तुमसे पढ़ना लिखना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। उन्हें भी तुम्हें खेत में काम करने के लिए भेजना या फिर मिल में काम करने के लिए भेजना अच्छा लगता है। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। क्यों? थोड़े से धन के लालच में। तुम थोड़े से धन के लालच में मतलब खेत में काम करोगे जाके तो उनका कुछ पैसा बच जाएगा। आप मिल में काम करके दिहाड़ी करके लाओगे, मजदूरी करके लाओगे तो पैसा बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस छोटे छोटे लालच में वो तुमसे काम करवाते हैं, वो भी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में चिंतित नहीं है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं अपने आप को भी ब्लेम देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्या मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने जो फूल के पौधे हैं उनमें तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेजता हूँ क्या? इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स को याद करने के बजाय मैं तुम्हें क्या करवाता हूँ मैं तुमसे अपने पौधों में, फूलों के पौधों में अब तुमसे काम करवाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एम हैमल कहते हैं। जस्ट ए मिनट। तो एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था क्या? तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी बात कहते हुए एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है ना। तो एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना जारी रखा। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये कहते हुए कि दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्क रखने वाली। द दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। इस प्रकार से हम इसको, ऐसी भाषा है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कुछ लोगों को, किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन। यदि वो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज पर कब्जा कर लेते हैं तो इट मीन्स क्या है, उनके पास जेल की चाबी होती है। मतलब यहाँ पे एम हैमल यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने देश की भाषा को लिखना आता है, उसको पढ़ना आता है, उसको समझना आता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास, जैसे किसी जेल में हमें कैद कर दिया जाता है, वहाँ की चाबी हमें दे दी जाए, तो इस प्रकार हमारे पास उस देश की चाबी है, उस जेल की चाबी है, तो हमें कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और तब क्या करते हैं, वो ग्रामर का एक चैप्टर खोलते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं ये देखकर काफ़ी अचंभित था कि उन्होंने इस बात को मुझे किस प्रकार से समझाया, वो बात मेरी किस प्रकार से समझ में आई आज के दिन। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू। जो उन्होंने कहा वो बहुत मुझे आज आसान लगा, भारी नहीं लगा। टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली। वो आज मुझे आसान इसलिए लगा, उनका कहा हुआ, उनका पढ़ाया हुआ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उसको इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और आज से पहले उन्होंने भी इतने धैर्य के साथ किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और उनको ऐसा देखकर
ऐसा लगता था कि आज वो बूढ़ा व्यक्ति जाने से पहले हमें सब कुछ सिखाकर जाना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो हमारे दिमाग में इसको एक ही स्ट्रोक में भेजना चाहता था। मतलब यहाँ पे वो कह रहा है नरेटर कि आज एम हैमल का पढ़ाने का तरीका और मेरे समझने का तरीका ऐसा लग रहा था कि एम हैमल हमें एक ही स्ट्रोक में, जिनके पास जितनी नॉलेज थी उनके पास, एम हैमल के पास, वो सारी नॉलेज हमारे दिमाग में डालना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमें एक राइटिंग का लेसन दिया गया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंस एल्सेस, फ्रेंस एल्सेस, ठीक है ना। और उस पर हमें लिखना था फ्रेंस एल्सेस, फ्रेंस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और वो जो राइटिंग हमने लिखी थी ब्लैंक पेज पे, वो एक तैर रही थी स्कूल रूम के अंदर, क्योंकि वो हमारी डेस्क से लटकी भी थी। यू ought टू हैव टू सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। यू ought टू हैव सीन, तुम्हें इसको समझना ही चाहिए, इसको देखना ही चाहिए कि हर कोई उस दिन अपने काम में किस प्रकार से चुपचाप लगा हुआ था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कमरे के अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ पेपर के ऊपर पेन चलने की थी, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। वन सम बीटल्स फ्ल्यू इन, कभी कभी कुछ बीटल्स जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो उड़ती थी। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं गया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, किसी छोटे से छोटे के ऊपर भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, ठीक है ना। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो ठीक जो फिश हुक्स के ऊपर अपना पूरा जिसने नज़र लगाई हुई थी उसके ऊपर ध्यान दे रहा था। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, क्योंकि वो भी फ्रेंच की थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कुकड वेरी लो, और छत के ऊपर बैठे हुए जो पिजन्स थे, कबूतर थे, वो भी बहुत धीमे से बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने अंदर अंदर सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या जो पर्शिया वाले हैं, जो जर्मन वाले लोग हैं, क्या ये इन कबूतरों को भी, क्या ये कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटरगू गुटरगू कहना सिखा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे नरेटर कहता है कि जब मैंने कबूतरों को गुटरगू गुटरगू करते देखा तो मैंने सोचा कि क्या ये जो पर्शिया वाले हैं ये उनकी भाषा भी फ्रेंच से बदल देंगे क्या, जर्मन, या इनकी भी लैंग्वेज, मतलब इनको भी गुलाम बना देंगे क्या अपना। तो वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग्स आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। और जब मैंने अपनी राइटिंग समाप्त करने के बाद ऊपर अपनी नज़र उठा करके देखा तो मैंने देखा कि जो एम हैमल थे वो बिल्कुल मोशनलेस, गतिविहीन बैठे हुए थे अपनी कुर्सी के ऊपर, और ताक रहे थे, किसी वस्तु को ताक रहे थे। देन एट अनदर, तब दूसरी वस्तु को ताक रहे थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि आज वो अपने माइंड में हर चीज़ को बिठा कर ले जाना चाहते थे कि इस कमरे की, स्कूल के इस रूम की हर एक वस्तु कैसे दिखाई देती थी। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 सालों से वो एक ही स्थान पर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, बाहर एक बगीचा था, विंडो के बाहर, ठीक है ना, बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास थी वो उस बगीचे के ठीक सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, यानी यहाँ तक कि नरेटर कहता है कि जो डेस्क और बेंचेस थी वो भी वही थी पुराने वाली, बस वो चिकनी हो गई थी। कैसी हो गई थी? वो चिकनी हो गई थी घिस घिस करके। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट के ट्रीज तो वही थे 40 साल पहले वाले, लेकिन वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और
एक बेल होती है, होपविंड बेल होती है जो दीवार पे और छतों पे चढ़ जाती है ऊपर, जो मिस्टर हैमल ने खुद लगाई थी। छोटी सी लगाई थी, लेकिन आज क्या हो गई थी, वो इतनी लंबी हो गई थी कि वो खिड़की के ऊपर से जा करके छत के ऊपर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। उनका हृदय इस सब को छोड़ते हुए किस प्रकार से टूटा होगा, क्यों ना टूटे। पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room about packing their trunks for they must leave the country next day। क्योंकि उनकी जो बहन थी, उन्होंने जो जो हमारा रूम था, जो कक्षा का रूम था क्लास का, तो उसके ऊपर ठीक उनका रहने का कमरा था। तो उनकी सिस्टर बैठी हुई वहाँ पे ट्रंक में, ट्रंक होते थे पहले लोहे वाले, तो ट्रंक के अंदर अपने कपड़ों की पैकिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह ही सुबह वहाँ से निकलना था। ठीक है ना। Just a minute. But he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had the courage to hear every lesson to the last, very last. लेकिन उस चैप्टर को बिल्कुल आखिरी तक पढ़ने का उसके अंदर साहस था। आफ्टर द राइटिंग करने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास एक हिस्ट्री का चैप्टर था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बे बू। कभी देखा होगा आपने, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो जब रटते हैं, हिलते हैं, ठीक है ना, एक मोशन में, एक सिमिलर मोशन में, पूरी क्लास एक सिमिलर मोशन में रटती है किसी चीज़ को, तो क्या क्या आवाज़ आती है रूम से, पा बी बू बे बी। तो इस प्रकार की वहाँ से आवाज़ें आई जब हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। तो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के बीच पीछे बैठा हुआ होसर जो था, बूढ़ा होसर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जिसने पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपना चश्मा लगाया। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़ते हुए। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, उन बच्चों के साथ साथ उसने भी उन शब्दों को पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और यू कुड सी दैट ही टू, और आप देख सकते थे, काश आप देख पाते कि वो जो बूढ़ा होसर था वो भी कांपती हुई आवाज़ में भावनाओं के साथ रो रहा था और उसी सेम आवाज़ को गा रहा था। और उसको देख करके, उसको उसकी जो देखने की सूरत थी उस टाइम पे, वो ऐसी थी कि हमें हंसी और रोना आ रहा था उसको देख देख करके। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। अरे वो आखिरी पार्ट मुझे किस प्रकार से याद रहेगा, हमेशा मुझे किस प्रकार से आज भी याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और ठीक उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। और तब क्या होता है कि जो पर्शियंस के जो आर्मीज़ होती है, ठीक है ना, जो आर्मीज़ होती है तो उनका भी एक घंटा बजता है, ठीक है ना, वो काम से वापस लौटने वाला होता है, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। पीछे आया था ना, जो आरा मशीन में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो लकड़ी के लट्ठों को काटा करते थे, तो ठीक 12 बजे उनकी भी छुट्टी हुआ करती थी। तो ठीक उसी समय वो वहाँ पे काम करने वालों के लिए भी छुट्टी का घंटा बजा। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए, वेरी पेल, बिल्कुल पीला सा कलर, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, आज से पहले मुझे कभी इतने लंबे वो दिखाई नहीं दिए थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आई यानी अब उनकी आवाज़ आई जब 2 बार आ रहा है तो लड़खड़ा रही थी। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया, उन्हें गले को, उनकी आवाज़ को चोक कर दिया था। आवाज़ चोक कब होती है, जब हम इमोशनल होते हैं, अंदर से हमारी आंसू आते हैं, ठीक है ना, हम भावुक हो जाते हैं, तब हमसे बोला नहीं जाता। तो एम हैमल भी भावुक हो चुके थे, तो भावनाओं ने उनकी आवाज़ को रोक दिया था, चोक कर दिया था। ही कुड नॉट गो ऑन, और अब वो बोल नहीं सकते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू ए पीस ऑफ चौक, अपने हाथ में चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट,
और अपने शरीर की पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपने शरीर की पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना लंबा लिखा जितना वो लिख सकते थे, मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखा ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना वो लिख सकते थे। क्या लिखा? वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस का मतलब होता है अलविदा फ्रांस, फ्रांस वालों अलविदा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब वो रुक गए और दीवार की तरफ अपने सिर को झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से हमें संकेत दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल अब समाप्त हो चुका है, आप सभी लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था चैप्टर, आज ये चैप्टर फिनिश होता है, और आई होप ये जो स्टोरी है ये आपको समझ में आई होगी। इस स्टोरी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि जब हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे नरेटर बताता है कि जब वो रोज़ जाया करता था तो वो वहाँ की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब उसे लगा कि आज वो टीचर जो उसको पिछले 40 साल से उस स्कूल में पढ़ाते थे, जो बचपन से उसको पढ़ाते थे, आज वो टीचर की पूरी बातें उसको समझ में आ रही थी। क्यों समझ में आ रही थी? टीचर तो वही थे, कमरा भी वही था, नरेटर भी वही था, लेकिन आज समझ में इसलिए आ रही थी क्योंकि नरेटर उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। एम हैमल की भावनाओं का वर्णन इसलिए किया गया है कि जब एक व्यक्ति किसी भी जगह पे 40 वर्ष तक काम करता है तो उस जगह को छोड़कर जाते हुए वो कितना इमोशनल होता है, कितना प्यार हो जाता है उसे अपने घर से भी ज़्यादा उस जगह से। तो इस चैप्टर से हमें बहुत सारी बातों को सीखने का मौका मिला है, और यही यहाँ से एक लर्निंग ले सकते हैं हम कि हमें कभी भी अपने टीचर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। वो हमें पढ़ाना चाहते हैं, डे वन से ही हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको ध्यान से एक दो बार वीडियो को देखें आप, फिर समझें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।